देश की स्वतंत्रता संग्राम का भी जो इतिहास है, जो विरासत है, वही कांग्रेस की विरासत और इतिहास है। अगर चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा जांच में, तो फिर सहयोग कैसे करे, उसके लिए नियम है। लेकिन मैं अगर देश के नागरिक होते हुए अगर इस वक्त अपने आप को और मेरे देश को देखता हूँ, मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है। तो आज भारत का आम नागरिक असहाय देखते हैं ना कि मतलब एक आदमी हमारे साथ खेल रहा है और लगातार खेल रहा है। जो भी हमारे नागरिक हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि अमेरिका के पास उनका अपना एक मोदी है और भारत के पास हमारा अपना एक ट्रंप है। राहुल गांधी का एक वाक्य हमारे गुजरात में तो बड़ा प्रचलित है, शादी का घोड़ा और रेस का घोड़ा। कांग्रेस चाहे तो केंद्र में सरकार बना सकती है अभी इस वक्त। हाँ, एक देश चाहता है कि कांग्रेस केंद्र में सरकार नहीं, मतलब सभी जो विपक्षी दल हैं कांग्रेस समेत, उनको चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। मेरे हिसाब से वो सही रास्ता नहीं है। आपके हिसाब से क्या सही रास्ता है? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे बगल वाली खिड़की में पवन खेरा साहब बैठे हुए हैं, तो वक्त जाया नहीं करेंगे। पहली बार हमारे मंच पे पधारे हैं तो उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार आप हमारे मंच पे आ ही गए, धन्यवाद। क्योंकि दर्शकों को पता नहीं है, लेकिन 2-3 बार पहले तय हुआ था। एक बार स्टूडियो में भी जो हमारा छोटा सा दफ्तर है वहां भी मिलने की बात थी, लेकिन कोई ना कोई कारण से हो नहीं पाया, तो फिर ठीक है। पर आज जब आप आ गए हैं तो आपके समय का पूरा सदुपयोग मुझे करना है। और कुछ सवाल सर मैं आपको हो सकता है अच्छे लगे, कुछ बुरे लगे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। सवाल अच्छे हो या बुरे हो, आप हमें अच्छे लगेंगे। अच्छा चलिए। मैं शुरुआत जो है ना सर, मैं इस बात से करना चाहता हूं। अब ये सर्वविदित है कि वोटर अधिकार यात्रा का क्या रिस्पॉन्स रहा है, कैसा रिस्पॉन्स रहा है। फिर जो राहुल गांधी साहब ने एक प्रेस वार्ता भी कर दी, उसको लेकर भी बहुत है, समझ रहे हैं। मैं सर ये समझना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए, और मैं बड़ा खुश हूं मेरे दर्शकों के लिए कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि हमारे जो दर्शक परिवार के लोग हैं पॉलिटिकली बहुत जागरूक लोग हैं। आई एम लकी इनफ टू हैव दोस व्यूअर्स विद मी। तो मैं सर ये समझना चाहता हूं, और हमारा इंटरेक्शन भी होता है हमारे व्यूअर्स से, तो उनमें से बहुत सारे लोगों के सवाल है। तो सवाल सर ये है कि ये बम, एक एच बम की बात कर रहे हैं जो आएगा तो बहुत बड़ा भूचाल मचा देगा, ये सब सही है सर? ये जो हो रहा है वो पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक के बीच में चीजों को रखने का काम हो रहा है, जो होना भी चाहिए, बहुत जरूरी था। और अब हो रहा है तो आपसे ही जो है हमारी तो थोड़ी वो फरियादें रहती थी कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो ये अच्छा है। पर इसको आगे कैसे, मतलब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? जन जागृति अपने आप में बहुत जरूरी है। आगे की एक्शन, मतलब अगर दर्शकों हमारे जानना चाहें आगे और क्या क्या होने वाला है इसमें। मयूर भाई, इस देश की स्वतंत्रता संग्राम का भी जो इतिहास है, जो विरासत है, वही कांग्रेस की विरासत और इतिहास है। और वही भाषा, अहिंसक सत्याग्रह की भाषा ही ये देश समझता है। इस देश से ही इस कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति हुई। विश्व के कई देशों ने इसी को फिर अख्तियार किया। तो जन जागृति तो पहला चरण है। उसके बाद जो लोगों का, जनमानस का जो प्रेशर अपने अपने प्रतिनिधियों पर, राजनीतिक दलों पर आए, वह पूरी उम्मीद है कि जरूर आएगा, और आ रहा है, देखने को मिल रहा है। यही इसका उद्देश्य है। और बाकी संस्थाएं भी हैं, संवैधानिक संस्थाएं भी हैं। उम्मीद है कि वो संवैधानिक संस्थाएं चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और स्वच्छ बनाने में अपना 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 किरदार निभाएंगी। मैं ये समझना चाहता हूं कि कर्नाटक की जो पुलिस है वो इसमें आगे क्या रिएक्शन लेगी? कर्नाटक का मामला है पूरा, वहां तो अब एसआईटी का गठन हो ही रहा है, तो उम्मीद है कि जो भी न्याय संगत, नियमानुसार जो किया जाना चाहिए वो किया जाएगा। नहीं, पर सर उसमें थोड़ा विस्तार से बताइए कि मतलब क्या स्कोप है लीगल एक्शन? अगर एसआईटी की रचना कर दी गई है तो
व्हाट इज द स्कोप अहेड? इसमें अगर चीजें गलत पाई जाती है तो स्कोप क्या रहता है लीगल एक्शन में, ये मैं समझना चाहता अगर चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा जांच में, हूँ। तो फिर सहयोग कैसे करे? उसके लिए नियम है। वही नियमों के अनुसार एसआईटी अपने अपना काम करेगी, कर्नाटक सरकार अपना काम करेगी, कर्नाटक पुलिस अपना काम करेगी, कर्नाटक सीआईडी अपना काम करेगी और तमाम तथ्य सामने लाए जाएंगे। तो उसी लीगल स्कोप ऑफ एक्शन में क्या ये भी संभव है कि अगर समन करने के बाद पूछताछ के लिए अगर कोई बड़ा अफसर या बड़ा अधिकारी जो है अगर वहां पे उपस्थित नहीं भी होता है तो क्या उनको उपस्थित करवाया जा सकता है? नियम ये जो भी कहते हैं वो होना ही पड़ेगा, और नियमों में ऐसे कई प्रावधान हैं जहां जी। अगर कोई भी अधिकारी या कोई संस्था जांच में सहयोग न करे तो नियमानुसार उनसे सहयोग लिया जा सकता है। तो मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे दर्शक भी समझ पा रहे हैं कि अगर सहयोग नहीं होगा तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। चलिए, अच्छी बात है। अब सर एक चीज ये समझना चाहते हैं आपसे कि ऑब्वियसली आप विपक्ष में हैं तो आप क्रिटिसाइज करेंगे सरकार को, विपक्ष का जिम्मा होता भी है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे। मैं पत्रकार होते हुए मेरा भी ये काम है, लेकिन मैं अगर देश के नागरिक होते हुए अगर इस वक्त अपने आप को और मेरे देश को देखता हूं, मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है अभी कि मेरे देश की ये हालत है। देश में भी जो हो रहा है उससे भी मैं शर्मसार हूं, और जो विदेश में मेरे देश के साथ हो रहा है उससे भी मैं बहुत ही शर्मसार हूं, और मामले हम सबके सामने खुले हुए हैं। आप एक नागरिक के तौर पर कैसे देखते हैं? नेता आप जो विपक्षी हैं वो भूल जाइए, तो देश के नागरिक के तौर पर हाउ डू यू सी, और क्या फील करते हैं और क्या महसूस होता है? देखिए, आपके हाथ में एक हथियार है मयूर भाई, आपकी कलम, आपका माइक, आपका चेहरा और आपका एक छवि, एक निष्पक्ष पत्रकार की छवि, ये तो आपके हथियार वो हैं जी। हमारे पास भी कुछ हथियार हैं कि हम विपक्ष में हैं, क्रेडिबिलिटी है, हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल गजब की क्रेडिबिलिटी है पूरे देश में। लेकिन अगर आम नागरिक की तरह से सोचें तो आज भारत का आम नागरिक असहाय। मैं बताता हूं क्यों असहाय। जी। टेलीविजन उसके साथ नहीं, मीडिया उसके साथ नहीं, आप एक दो चार लोग छोड़ दीजिए, मैं एक हाथ की गिनती में कर बता सकता हूं कितने लोग हैं जो फिर भी पत्रकारिता को जीवित रखे हुए हैं। लोकतंत्र बिना निष्पक्ष पत्रकारिता के असहाय हो जाता है, विपक्ष भी असहाय हो जाता है, हम भी असहाय हैं एक हद के बाद, और इस देश का एक एक नागरिक अपने आप को असहाय महसूस करता है। तो अगर आप मुझे कहें कि मैं एक नागरिक की हैसियत से सोचूं तो मैं बहुत असहाय महसूस करूंगा। क्योंकि देखते हैं ना कि मतलब एक आदमी हमारे साथ खेल रहा है और लगातार खेल रहा है, जिसके लिए हवन यज्ञ ये सब किए गए, पता नहीं वो ओम ट्रम्पाय नमः वगैरह। मैं तो देख रहा था बहुत सारे पुराने वीडियो निकाल के, मैं तब भी माथा अपना पीट रहा था, अभी भी पीट रहा था मैं, और मुझे ये समझ में नहीं आया। और वो आदमी अब एक तो वो चाबहार पोर्ट से उस पर जो है वो सैंक्शन, अब साथ साथ वो कह रहा है कि अब 1 लाख अमेरिकन डॉलर अगर कंपनी देगी तो ही जो है H1B पे आ पाएंगे। सर मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, आप लोग बरसों से राजनीति में हैं, आप सरकार आप लोगों ने बड़ी लंबी चलाई, आपका असेसमेंट क्या है? ये जानबूझ के कर रहा है या ये मतिभ्रमित आदमी है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप नाम का व्यक्ति है, या ये जानबूझ के कर रहा है? और अगर जानबूझ के कर रहा है तो मतलब कि ये तो फिर खिलौना समझ रहा है हमको। मयूर भाई, मैं तो ये मानता हूं कि अमेरिका के पास उनका अपना एक मोदी है और भारत के पास हमारा अपना एक ट्रंप है। हाँ। अब इससे ज्यादा आप क्या ही कहें। लेकिन एक बात बहुत अनोखी और विचित्र लगती है और चिंताजनक लगती है कि मोदी से दोस्ती है, वो बार बार कहता है माय डियर फ्रेंड कहता है, और भारत से दुश्मनी निकाल रहा है। ये किस तरह का रिश्ता है मोदी और ट्रंप का? इसका राज क्या है? इसमें कुछ राज है, और आप जैसा ही पत्रकार कोई निकाल पाएगा, हम तो नहीं निकाल पाएंगे। ये राज क्या है कि मोदी से दोस्ती, भारत से दुश्मनी? और मोदी से दोस्ती के क्या कारण हो सकते हैं? क्या मोदी किसी को बचाने के लिए इतना झुके हुए, दबे हुए दिखते हैं, भयभीत दिखते हैं ट्रंप के सामने, या
कुछ और है, उस राज पर पर्दा पड़ा रहे, मुझे नहीं मालूम क्या है, ये आप बताएंगे। नहीं, वो राज तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन उस एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के साथ जुड़े कोई दूसरे व्यक्ति के हित को बचाने के लिए अब अगर पूरे देश की बैंड बज रही है तो वहां बहुत तकलीफ हो रही है सर। है वो तकलीफ, बहुत तकलीफ। आज के कल के हम दृश्य देख रहे हैं जिस तरह से, और वो वही भक्तगण हैं, वही गोबर भक्त हैं जो लगातार जो है वो नारे लगाते हैं। उधर अमेरिका में इससे भाई साहब जब हमारे जब प्रधानमंत्री जाते हैं तब। और दूसरा एक चीज जो है ना, जो समझ में आ रहा है वो ये है कि पिछले 10, 12, 14, 15 साल में जो लोग, जो न्यू वेव ऑफ इमिग्रेंट्स यहाँ से वहां गए हैं, इन लोगों ने डिसेंसी और हमारे कल्चर को, डिसेंसी तो बिल्कुल उनमें है नहीं, कल्चर जो है हमारा उन्होंने बहुत विकृत रूप से वहां प्रकट किया है। तो बहुत सारे कुछ वहां के जो पुराने इमिग्रेंट्स हैं, इंडियंस हैं जो वहां सेटल्ड है, वो कहते हैं कि ये एक तरह का जो ये शोशाबाजी और जो एक बड़ा ही भद्दा स्वरूप जो है ये प्रदर्शित करते हैं अपने कल्चर का, दैट ऑल्सो हैज बिकम वन ऑफ द मेजर रीजंस कि वहां के लोग और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमसे नफरत करने लगा है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो न्यू वेव ऑफ इमिग्रेंट्स है जो भारत से गए हैं, क्या आप मानते हैं कि इन लोगों ने हमारी छवि पूरी दुनिया में जहां जहां गए और ज्यादा खराब की? देखिए, कोई, मुझे नहीं मालूम इसके तथ्य क्या है, लेकिन जैसे हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, हम मान लेते हैं, चलिए एक हद तक इंटीग्रेशन की आवश्यकता होती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम भी अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हम भी उनके जो सेंसिबिलिटीज हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनका कद्र करें। मुझे नहीं मालूम इस विषय में तथ्य क्या है, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत देशों में आ रहा है। जो भी हमारे नागरिक हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो बड़े विचलित करते हैं पवन जी। जब हम लोग बाहर हमारे लोगों की बिहेवियर देखते हैं और वहाँ के लोगों का हमारे प्रति जो फिर एक काफी घृणास्पद, मतलब तिरस्कार के साथ हमको जो देखते हैं, उससे बड़ा वो तकलीफ होती है। और वो मतलब सब विजुअल्स हैं, सबके सामने है। पर देखिए मयूर भाई, आप अपने ही देश में समाज में दीवारें बनाते चले जाएंगे और आप उम्मीद करेंगे कि विदेशों में जब हम जाएं तो वहां दीवारों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये संभव नहीं। पहले तो आप अपने देश के भीतर जो समाज में दीवारें बना रहे हैं उनको तोड़ने पर सरकार को मजबूर कीजिए, फिर उम्मीद कीजिए कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और अलग अलग देशों में हमारे नागरिकों को उन दीवारों का सामना नहीं करना पड़े। अच्छा, अब आ जाते हैं कांग्रेस पर थोड़ा, है ना। अब ये बताइए हमको महाराज कि आप जो हैं, राहुल गांधी का एक वाक्य हमारे गुजरात में तो बड़ा प्रचलित है, शादी का घोड़ा और रेस का घोड़ा। और हम तो सिर्फ गुजरात को लेकर उसको नहीं देखते, हम तो पूरी कांग्रेस को देखते, क्योंकि एक वाक्य और भी है कि भी बीजेपी के स्लीपर सेल। अब सर ये बताइए कि स्लीपर सेल अभी भी बचे हैं तो क्या क्या मतलब उसको चिन्हित कर लिया गया है? क्या मामला है विद इन दी पार्टी? बहुत सारे हमारे दर्शकों को बड़ी रुचि होती है ये समझने की कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कांग्रेस बिहार में अभी कैसा कर रही है और ओवरऑल देश में क्या कर रही है। तो शादी का घोड़ा, रेस का घोड़ा और स्लीपर सेल है, उसका उससे क्या सीन है? मयूर भाई, जब अपन सत्ता में होते हैं ना, तब स्लीपर सेल चिन्हित करना आसान नहीं होता। जब विपक्ष में होते हैं, संघर्ष का दौर होता है, जब सबको सामने आकर लड़ना होता है, केस भी झेलने होते हैं, नाना प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब स्लीपर सेल आइडेंटिफाई होते हैं। वो प्रक्रिया 11 साल से चल भी रही है और बड़ी गति भी पकड़ चुकी है और आइडेंटिफाई हो भी रही है आपके सामने, कुछ छिपा किसी से नहीं रहता। हमारी पार्टी बहुत पारदर्शी पार्टी, कि अन्य पार्टियों की तरह कतई नहीं है। कई बार तो हमें भी बाहर से मालूम पड़ता है कि साहब ये सब कुछ हो गया, इतना पारदर्शी है। तो रही बात शादी के घोड़ों की और रेस के घोड़ों की, वो सबको मालूम है कौन रेस का घोड़ा है, कौन शादी का घोड़ा है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो रेस का घोड़ा है उसको लगता है कि शादी का घोड़ा बनने में ज्यादा लाभ है, तो वैसे ही बन जाता है, और उल्टा भी होता है। तो फिर थोड़ा सा समय लगता है आइडेंटिफाई करने में, फर्क देखने में। हो रहा है वो अभी।
बिहार का क्या में सीन कैसे देख रहे हैं बिहार में बिहार? आपने पूछा, बिहार में देखिए इस यात्रा से भी, और जो स्टैंड कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने लिया, उसका भी लाभ कांग्रेस पार्टी को भी मिल रहा है बिहार में और इंडिया गठबंधन को भी मिल रहा है बिहार में, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 80 के दशक से तो कांग्रेस कभी वहां सत्ता में रही नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप। कभी रही नहीं। और वहां की जो बिहार की राजनीति है वो ऑब्वियसली पिछड़े, अति पिछड़े और जो वंचित और शोषित समाज की राजनीति रही। लालू जी रहे और फिर नीतीश जी हैं। पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे 2 दिन पहले किसी ने ये बताया, मैं सीधी बात पूछूंगा आपसे। मुझे 2 दिन पहले किसी ने बताया कि अगर अगर कांग्रेस चाहे अभी तो सरकार बना सकती है केंद्र में, पर कांग्रेस अभी ऐसा नहीं चाहती, ऐसा मुझे किसी ने बताया। और जिसने कहा है वो बड़ा सीरियस किस्म के इंसान है। मैं आपको यहां सीधा पूछता हूं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? कांग्रेस चाहे तो केंद्र में सरकार बना सकती है अभी इस वक्त? हाँ, एक देश चाहता है कि कांग्रेस केंद्र में सरकार नहीं बनाए। मतलब इस मौजूदा हालात की बात, मैं मौजूदा हालात की बात कर रहा हूं, उस दिशा मैं में उसकी बहुत बात। तेजी से बढ़ रहे हैं। मौजूदा हालात उसी दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, देश को भी, देश की राजनीति को भी। इससे ज्यादा बोलना उचित नहीं। चलिए, मुझे मेरा जवाब मिल गया, चलिए ठीक है। कुछ हमारे दर्शक हैं, वो लगातार ये डिबेट होती है, वो हमको, हालांकि इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन क्योंकि हमारे दर्शक है तो फिर मैं सहमत हूं या नहीं, लेकिन उनकी बात आप तक पहुंचाना जरूरी है। कुछ ऐसा एक वर्ग है जो इस वक्त की जो हमारी मौजूदा परिस्थिति है और विशेष रूप से चुनाव आयोग जिस तरह से खिलौना बन चुका है, तो उनका यह मानना है कि सभी जो विपक्षी दल हैं कांग्रेस समेत, उनको चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। मेरे हिसाब से वो सही रास्ता नहीं है। आपके हिसाब से क्या सही रास्ता है? मेरा निजी राय तो यही है कि ये सही रास्ता नहीं है। रही हाँ। बात पूरे गठबंधन की, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस पे कोई ऐसी चर्चा हुई है। संघर्ष करना है, कर रहे हैं, करेंगे। और हमने संघर्ष के रास्ते से आजादी दिलवाई थी, तो हमें संघर्ष से कोई आपत्ति नहीं है, हम कर सकते हैं। अहिंसक संघर्ष हमारा रास्ता है। हाँ, उनका तर्क ये है, जो मैं अगर ठीक से समझा हूं तो, कि भाई मतलब इससे बड़ी एक इंटरनेशनल छवि जो है उसमें बड़ा एक डेंट लगेगा और लोग सवाल उठाएंगे बाहर, तो ये गिर जाएंगे, तो हो सकता है कि चुनावी प्रक्रिया में वो सुधार करते हैं। मैंने कहा ये सब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एक बात बता दूं मयूर भाई, इंटरनेशनल छवि बिगाड़ने में इनको हमारी मदद नहीं चाहिए। ये खुद काफी वो सक्षम है, पूरी तरह से बिगाड़ चुके हैं। आज भारत की छवि इन लोगों ने तबाह कर दी है विश्व में, और इस बात का दुख भी है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छी, बहुत गलत बात है ये, लेकिन खैर, भारत बहुत पौराणिक एक सभ्यता है, तो चिंता वाला विषय नहीं है। छवि फिर बन जाएगी, वो दिक्कत नहीं है। मैंने पिछली बार सुप्रिया जी आई थी तब भी पूछा था, उसके बाद वो सीआरपीएफ वाली चिट्ठी भी आई। मेरा आपसे भी वो सवाल है, राहुल गांधी साहब जिस तरह से घूमते फिरते रहते हैं, सुरक्षा को लेकर कोई मेजरमेंट ठीक से लिए जा रहे हैं? क्योंकि फिर कहीं बीच में गए तो सरकार, केंद्र सरकार से पूछिए, सुरक्षा को लेकर राजनीति करने में तो एक सेकंड नहीं लगाते। एसपीजी विड्रॉ भी यही करते हैं। एसपीजी विड्रॉल तो इन्होंने ही की थी। एसपीजी विड्रॉ करने के बाद अब चिट्ठीबाजी कर रहे हैं साहब आपकी सुरक्षा को लेकर। अरे भाई, क्यों विड्रॉ कर ली थी? और अगर अभी कोई खतरा है, कोई रिस्क असेसमेंट आपने किया है, बढ़ गया है, तो दिखाइए, शेयर कीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? लेकिन ये क्या सच है? राजनीतिक निर्णय था, या तो ये मान लें। पर क्या ये सच है कि राहुल गांधी अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और डिटेल्स जो देखते हैं उनको बिना बताए कहीं भी निकल जाते हैं? क्या ये सच है? देखिए, ऐसा आपके सामने है, भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी, लगभग 24 में से कम नहीं तो 18 घंटे तो कैमरास के सामने थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप सबने देखी, बिहार में वोट अधिकार यात्रा आप सबने देखी, और जो रोज जो लोगों से वो मिल रहे हैं वो सब आपके सामने है। तो एक जो सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति होता है, हर आदमी प्रधानमंत्री मोदी की तरह किस्मत वाला तो हो नहीं सकता कि साहब किसी से न मिलना, न जुलना, न भीड़ में जाना, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करना,
घोड़े पे सवार रहना, अब सब तो घोड़े पे सवार नहीं हो सकते। तो मतलब वो जैसे कहीं बाहर विदेश निकल जाते हैं, वहां पे जाके सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वो सरकार बताते को नहीं। नहीं मालूम होता? इमिग्रेशन में सरकार क्या उस दिन छुट्टी ले लेती जिस दिन राहुल गांधी बाहर जा रहे होते हैं? सिर्फ राजनीति खेलनी है इनको। हाँ, ये लेकिन मतलब कुल मिला के कहा ही जाता है कि वो जब जाते हैं तब अलग बात है, लेकिन वो जो एसपीजीज या तो उनकी जो सिक्योरिटीज देखते हैं उनको इत्तला नहीं करते हैं और अपना प्रोग्राम बना लेते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग देम। सबको सब मालूम होता है, सिर्फ राजनीति की जा रही है। और हैरानी की बात है कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर अमित शाह राजनीति कर रहे हैं। वो वाला देखा कि नहीं आपने? वो अमित शाह वहां पे गए थे और कहा कि पता है ना राहुल जी क्या करने के लिए आए थे, तो लोगों ने जवाब दिया, वो सुना था, बड़ा मजेदार था वो। नहीं, मेरे को स्मरण नहीं आ रहा। बिहार में गए अमित शाह साहब। मैं हाँ, मतलब वोट चोरी सबने चिल्ला के बताया। हाँ, सबने चिल्ला के बोला। तो वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में इसको लेकर जागृति और जन जागृति फैल रही है और लोग मुखर होके बोल रहे हैं, वो इनके मतलब इनको अनुकूल नहीं है। इनको जानता हूं मैं इतने सालों से, ये इनको अच्छा नहीं लगता। और जब लोग जाग उठे तब फिर उनको जो है लगता है कि रियल खतरा अब उनके लिए शुरू हुआ है। और ऐसे में फिर ये न के न प्रकारेण वाले लोग हैं जिनके साथ तो मालूम है, बिल्कुल सही है, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन मयूर भाई, जब भी कोई जन जागृति बिहार से शुरू होती है, वो आजादी का आंदोलन देख लीजिए, अब देख लीजिए, फिर उस जन जागृति को पूरे देश में फैलने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने निर्णय लिया कि एक बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन के लिए मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। जनसंघ ने समर्थन विड्रॉ करके उनकी सरकार को गिराया। और जो पिछड़े वर्ग की राजनीति की जो चेतना है, वो उस दिन से शुरू हुई, बिहार से शुरू हुई, पूरे देश में फैली। फिर मंडल कमीशन आया, वो सब कुछ आपके सामने है। तो अब जैसे ये वोट चोरी वाली बात है, ये भी बिहार से ही जन जागृति फैल रही है, बिहार से ही चुनाव आयोग एक्सपोज हो रहा है और आपके सामने है। ये बात तो सही है। मुझे लगता है सर कि इस वक्त के मौजूदा हालात में हमने जो बातचीत की है वो पर्याप्त है, उचित है। ऐसी कोई बात जो मैं पूछना मुझसे रह गई हो, पर आप कुछ कहना जब आदेश करेंगे फिर आ जाऊंगा, जब आदेश करेंगे फिर आऊंगा। मुझे अच्छा लगता है। ये सर हमारा वार्म अप राउंड था। मैंने वो ट्रायल बॉल डाली आज। जरूर, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मुझे समझ में आता है कि आपका शो इतना चलता क्यों है। बहुत सहज तरीके से आप सब कुछ कर जाते हो। अरे नहीं सर, काम तो करना है। वीडियो बहुत वायरल हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने सोचा आपसे फोन करके पूछूं कि ये वाकई हुआ था। आप मोदी जी से सवाल पूछ रहे थे और मोदी जी चुप बैठे थे, क्या उन्हें आवाज नहीं जा रही थी? नहीं, वो जा रही थी आवाज। उस समय का पॉलिटिकल माहौल था, उसमें मेरे वो सवाल, एक ही सवाल था मेरा, मतलब कोई दो ज्यादा नहीं थे। एक ही सवाल था कि भाई 2012 के विधानसभा चुनाव सर पे हैं, आप उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव भी अभी इससे अब यहाँ से 1.5 साल दूर है। आपके समर्थक बहुत चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। क्या कहना चाहेंगे आप? बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे? वो दौर था जब अडवाणी साहब को ऑलरेडी तय हो चुका था कि उनको दरकिनार कर दिया जाएगा, और गडकरी साहब को भी फिर से, मतलब पहली बार वो रिद्धि वाला मामला था, पूर्ति वाला। तो वो मतलब वो समझ में आ रहा था कि वहां कुछ गड़बड़ चल रही है। और ये सब अभी ये सब लाइमलाइट में आया नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने वो बीच में जो एक गुगली डाली जाती है, तो वो मैंने वो डाली थी। शुरुआत में मैंने सवाल पूछे थे उनको कि सोनिया गांधी जी जो है, आप कह रहे हैं कि सोनिया, मतलब उनको अच्छे लगने वाले सवाल थे कि, तो बड़े उनको लगा कि यार ये आदमी मुझे ये सब अच्छे सवाल पूछ रहा है, तो मैं फॉर्म में थे। तो मैंने बीच में ये डाला था, और बिल्कुल क्योंकि उनको पता था कि नहीं हाँ बोल सकते ना बोल सकते। मुझे कुछ चाहिए था, हाँ या ना, पर ना हाँ बोला ना बोला। नीचे से वो इशारा करते रहे कि हाथ हिला के कि इसको मत पूछो।
तो मैंने फिर भी एक बार पूछ ही लिया वो सवाल। फिर बाद में जब कैमरा ऑफ हुआ तब बात हुई? ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। वो इंटरव्यू नहीं नहीं, वो इंटरव्यू उस चैनल पे नहीं चला। ओहो, ये हुई ना बात, अब समझ में आया। आप बचे कैसे रहे अब तक? मैं सर मैं ऐसे बचा रहा। क्या क्या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? मैं खेलने के लिए जाता था पहले। अब काफी वार्म अप वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह घर पे कर लेता हूँ। पहले मैं टेनिस या सब खेलने के लिए निकल जाता था। मैं बचा इसलिए ऐसे हूं कि मैं अनेकों बार बेरोजगार हुआ हूं, नौकरी से निकाल दिया गया हूं कि भाई आपकी सेवा की जरूरत नहीं, आप या तो ये लाइन पकड़ो या। और जब मतलब जब जूनियर था तब रिपोर्टिंग से लेके संपादक बना, तब तक का ये अनुभव है कि फिर नौकरी जाएगी तो फिर 6 महीना 8 महीना बेकार रहेंगे, फिर मुश्किल से मिलेगी। तो ये सब होता रहा है। और बाकी तो मैं सर इतना मानता हूं कि पत्रकारिता में चाहे आपकी भी सरकार हो या इनकी सरकार हो, पत्रकार जो है वो मतलब कोई निजी द्वेष नहीं है ना सत्ता में बैठे हुए लोग से कोई निजी द्वेष क्यों हो, कभी नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। उस समय का जो पॉलिटिकल माहौल था पवन जी ऐसा था कि 2012 के विधानसभा चुनाव की तैयारी मतलब सर पे थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति विकास यात्रा निकाली थी। हालांकि उसमें मैं इनवाइट भी नहीं, मतलब मुझे इनविटेशन नहीं था लेने का। इंटरव्यू के लिए मुझे नहीं बुलाया गया था। समझ गया। वो अलग है पूरा कि मुझे क्यों जाना पड़ा। उस समय हमारे संपादक बदले, मुकेश कुमार जी थे, उसकी जगह निशांत चतुर्वेदी जो TV9 भारतवर्ष वाले हैं, जहाँ पे आप कभी कभार जाते हैं, उनका आना हुआ। और मेरी छवि यही थी कि भाई ये सवाल बहुत पूछता है, तो मोदी साहब को नहीं था पसंद। पसंद तो आज भी नहीं, अलग बात है। और मैं एक बड़ा छोटा पत्रकार हूँ, मैं तो मतलब अपना एक आंचलिक प्रादेशिक पत्रकार हूँ मैं, तो मैं कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं। पर ये कहा गया मुझे कि तुम मोदी साहब का इंटरव्यू लेकर दिखाओ, हमारी चैनल को न्योता क्यों नहीं है। तो हमने कहा कि चलिए, तो फिर कैसे भी करके मैंने वो इंटरव्यू में सूची में, इंटरव्यूअर की सूची में मेरा नाम डलवाया और मैं पहुंच गया और किया। तो वो जो दौर था वो ऐसा था, आप भी जानते ठीक से। उस समय ये था कि अडवाणी जी का भी पत्ता काटना था और गडकरी साहब का भी पत्ता काटना था, दोनों का पत्ता काटना था, और पर्दे के पीछे सब हो रहा था जो मेरी जानकारी में था। अब मैंने सोचा कि मुझे और तो कुछ पूछना नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि बीच में एक सवाल सिर्फ मेरे लिए काम का है कि मैं पूछ लूं कि भाई आपके समर्थक आपको प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, तो क्या 2014 के चुनाव में, जो अभी से उस जो समय था वहां से 1.5 साल दूर थे, तो क्या आपके समर्थक, आपके जो चाहने वाले लोग हैं, क्या आपको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे देख सकते हैं? अब ये मेरा सवाल था, जो अगर हाँ कहते ना कहते मुझे नहीं पता था कि क्या कहने वाले थे। लेकिन अब उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो मैंने घुमा के दूसरी बार पूछा, तब भी कुछ नहीं कहा। तो फिर वहां से जो बातचीत है वो हमने फिर दूसरे सवाल की ओर चल दिए। तो ये वो वाला क्लिप है जो सब देख रहे हैं, उसमें ये है। और आखिरकार उसका नतीजा ये हुआ कि वो वीडियो जो है, वो वीडियो हमारा चला नहीं, हमारी चैनल ने नहीं चलाया। हाँ, तो वो पूरा वर्जिन है जो एक्स पे डाला हमने। वाह 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 वाह, क्योंकि उसी सवाल की वजह से नहीं चला, वो सवाल जो था ना उसी के हिसाब से नहीं चला। तो यही थी उसकी कहानी। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग समअप करें उससे पहले, कि वो इंटरव्यू भी नहीं चला और उसके बाद उस चैनल से मेरी नौकरी भी गई, मैंने छोड़ दिया फिर उसके बाद, वो अलग बात है। तो फिर मैं कुछ और दिन बेकार रहा, फिर कहीं काम मिल गया, ठीक है। और एक चीज और बता दें आपको, आप जाएं उससे पहले दर्शकों को भी बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री जो लगातार हवा में रहते हैं, मतलब उड्डयन करते हैं ना, जहां से आते हैं, तो कल उनका एक बार फिर से जो है जमीन से वास्ता पड़ा, और वो भी ऐसी जमीन से। सर वो लोथल में थे, और लोथल में उन्होंने अपनी आदत के अनुसार ये घोषणा कर दी कि अब यहाँ दुनिया का बहुत बड़ा मेरीटाइम म्यूजियम बनेगा। वो हर चीज भविष्य के लिए होती है, मतलब वो तो होगा ना, हम विकसित बन जाएंगे, हम विश्वगुरु बन जाएंगे। पहले 2022 में था, 24 में था, अब 47 में है। वो
ऐसे ही बनेगा, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद उनका चॉपर उड़ नहीं पाया, क्योंकि वेदर हमारा कल बहुत खराब था। कल पूरा दिन बारिश चलती रही और अहमदाबाद से 92 किलोमीटर दूर थे लोथल में, तो उनको फिर जमीन मतलब बाय रोड जो है उनको आना पड़ा। हमारे मुख्यमंत्री भी थे और हमारे जो गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी वो भी थे, और जो हमारे यहाँ वो आधे आधे फुट के गड्ढे वाला जो पूरा रोड है, हमारे गुजरात में स्टेट ट्रांसपोर्ट हो या नेशनल ट्रांसपोर्ट, सबकी हालत अभी बहुत खराब है। तो वो जो उनको सहन करना पड़ा है कल, तो उनको भी थोड़ा जो है उम्मीद करते हैं कि वास्तविकता का उनको थोड़ा अनुभव हुआ होगा। तो एक तो ये मुझे आपको बताना था। पर मुझे लगता है कि क्योंकि पवन जी का बार बार जो है फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आज इस बात को हम मेरे ख्याल से यहीं समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, या तो शायद उनको मोबाइल से जुड़े होंगे तो उनको कॉल आ रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा ये एक वार्म अप राउंड सा था। आज यहाँ पे हमने कुछ बातचीत की है, पहली बार आए, और आगे भी जो है हम उनसे बात करते रहेंगे। काफी जो क्रिटिकल मुद्दे होंगे उस पर भी उनसे बातचीत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत ठीक लगी हो, पसंद आई हो। जैसी भी लगी हो आप हमको कमेंट करके लिख के भेज सकते हैं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए। और ये चैनल जो है, ये मंच आप ही का है, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो कर लें और अपने आसपास के लोगों से करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत जोड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।